गुड इवनिंग सर। सर माइक ऑफ है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा हेलो सर, मैंने व्हाट्सअप किया है, वो वाला बोल रहा था मैं कर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था, जब संसाधन सीमित हो तो कौन सा ग्रोथ करवाता है? लॉजिस्टिक। जब संसाधन सीमित होंगे तो कौन सा आएगा? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। उसमें कौन कौन सा स्टेज होता है? पहले लैग फेज, स्लो ग्रोथ वाला, फिर लॉग फेज, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में बस क्या किया हुआ है, ये जो लॉग फेज है उसका स्टार्टिंग वाला एक्सेलरेशन फेज, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर डी एक्सेलरेशन, फिर एसी। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करते हैं? ये वाला लैग, ये वाला एक्सेलरेशन। हेलो सर। एक्सपोनेंशियल चल रहा था कि रुक जा भाई, चुप अभी। डी एक्सेलरेशन इन फ्रंट और एसी। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सबसे पहले? सर सबसे ज्यादा वृद्धि लॉग में होती है ना, लॉग प्रवस्था में। हाँ बिल्कुल। हाँ हो गया। और वो वाला सर लाइन जिसको क्लास में बताऊंगा। अरे वो तो आसान ही क्वेश्चन बच्चे। जब ये पॉपुलेशन का साइज का कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? सर ये वाला नहीं, खड़ी फसल वाला। खड़ी फसल क्या होती है? देखो दो चीजें, एक स्टैंडिंग क्रॉप होता है, एक स्टैंडिंग स्टेट होता है। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर या प्रत्येक पोषक स्तर के ऊपर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। जितना भी बायोमास प्रेजेंट होता है किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। अरे यार माइक ऑफ करो। माइक ऑफ कर लो यार। किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे जितना भी जैवभार उपस्थित होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसका स्टैंडिंग क्रॉप बोल देंगे, खड़ी फसल या खड़ी शस्य बोल देंगे। और जितना भी अकार्बनिक पदार्थ होता है उनको हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। तो दो चीजें तुम्हारे सामने आएगी, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब बायोमास या ऑर्गेनिक मटेरियल, और स्टैंडिंग स्टेट में सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल आते हैं। सर उसको तो हाँ बच्चे, सर उसको तो एनपीपी बोलना चाहिए ना, फिर डायरेक्ट तो। एनपीपी, देखो एनपीपी जीपीपी तो हम प्रोडक्टिविटी के लिए उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन खड़ी फसल जो है या स्थिर शस्य जो है वो किसको बोल रहे हो? जो जीवित पदार्थ है उसकी मात्रा। सर एनपीपी, जीपीपी और खड़ी फसल तीनों में अंतर को बताओ ना, समझ नहीं आ रहा। एनपीपी तो तुम सिर्फ प्लांट के लिए देख रहे हो ना, किसी भी पोषक स्तर के लिए देख रहे हो क्या? बोलो ना। हाँ प्लांट, सर प्लांट के लिए भी देखते हैं। ये किसी भी पोषक स्तर के लिए बोल रहे हैं ना। अच्छा हाँ हो गया, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन मैं भेजा हूँ सर, देख लीजिए थोड़ा। एक बच्चे ने भेजा है मुझे कि बैक्टीरियल रूपांतरण में ताप बनाता है। क्या होता है? जब हीट शॉक करते हैं तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है या जो हमने प्लाज्मिड के ऊपर अटैच किया हुआ डीएनए वो इजीली बैक्टीरिया जो अपटेक कर लेता है। क्या करता है? डीएनए को कोशिका भित्ति के साथ जोड़ने में नहीं, झिल्ली में उपस्थित ट्रांसप्रोटीन द्वारा डीएनए के अंतर्ग्रहण में। ये सही है। अरे भाई माइक ऑफ कर लो। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है उसके द्वारा इजीली डीएनए एंटर हो जाएगा, ये ठीक है। और भी कोई पूछा है क्या? और तुमने पूछा है कि अगर रोज जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणु के पृथक्करण का आधार क्या है? क्या होता है? साइज, केवल आवेश गलत, केवल अमाप साइज, केवल साइज, सही है।
आवेश अनुपात का अनुपात नहीं है, मेनली साइज के बेसिस पे ही होता है। सर एक क्वेश्चन मैं भी भेजा हूँ, देखिए खाद्य जाल वाला। खाद्य जाल वाला तो बच्चा मुझे 10% नियम जो भेज दिया, पता नहीं कौन सा 10% नियम भेज करके बोल रहा है, मैं भी यही बोल रहा था। कौन है बच्चा? मैं हूँ सर। बच्चे तुम जो बोल रहे थे वो तुम सही बोल रहे हो, तुम तो बोल रहे हो किसके लिए? इकोसिस्टम में जो चल रहा है उसके लिए। और कल मैंने पूछा था ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम अलग है और इकोसिस्टम में ऊर्जा किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। सर उसमें यही दिया है सर, उसमें यही लिखा है सर। अरे बच्चे को तो ये तो तुम्हारे इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी जा रही है उसके लिए लिखा है ना, लेकिन तुमने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम वैसे पढ़ा नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। सर वो चैप्टर अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं पढ़े हैं। तो वहां पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। अब ये एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वन कार्यतंत्र के लिए संख्या के पिरामिड को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर जो है वो सी होगा। देखो वन के अंदर ये क्वेश्चन जो ध्यान से देख लो, इसमें अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग आंसर दिए होते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है कि वन कार्यतंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा। ध्यान देना, माइक ऑफ कर लो ना यार प्लीज यार। वन पारितंत्र में संख्या का पिरामिड जो है वो ठीक से समझ लो, नहीं तो फिर एग्जाम में गलत कर दोगे, क्योंकि जो तुम बुक कर रहे होगे उसके अंदर हो सकता है आंसर गलत दिया हो। देखो जब हम पिरामिड की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि पिरामिड जो तुमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था? वो तुमने खाद्य श्रृंखला के लिए पढ़ा था। यदि हम फूड वेब पे लगाना चाहें तो नहीं लग पाएगा। फूड वेब के लिए हम पिरामिड बनाना चाहें तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक जीव एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे भी हो जाएगा, तो फिर हम फूड वेब में उसे कैसे दिखाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन को टफ कर दिया है कि वन पारितंत्र के लिए बना के बताओ। अब वन पारितंत्र में लिए कौन सा वन है हमें क्या पता, तुम बोलो कौन सा वन मान के बता दो, टेम्परेट फॉरेस्ट बना के बता दो या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बना के बता दो। सर ट्रॉपिकल। चलो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तुमने देखा कि प्लांट्स बहुत सारे हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे? ट्री होंगे। क्या मान लो 100 पेड़ है, 100 पेड़ है, और कुछ घर पे मान लो 50 जो है वो श्रब है, 30 है वो या जाते होंगे, बल्कि मान लो 50 ही मान लो हर भी है, ऐसे सब है। तो क्या हुआ, काफी सारे उत्पादक हो गए। अब ये सारे उत्पादक एक साथ बनाते हैं, ब्लर है ना, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बन गए। अब तुमको देखना है कि इनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। तो सोचो एक पेड़ है तो एक पेड़ के ऊपर कितने हजारों कीड़े रह रहे होंगे, कितने सारे बर्ड्स रहते होंगे, कितने सारे ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स होते होंगे, बहुत सारा होगा। श्रब की बात करें, श्रब के ऊपर उनको खाने वाले कीड़े काफी सारे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर तो उनसे भी ज्यादा होंगे, यानी प्राइमरी कंज्यूमर और ज्यादा होगा। आई बात समझ में? प्रोड्यूसर से ज्यादा होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इनको खाने वाले जीवों को देखें कि मान लो वहां पे जो खरगोश है, हिरण है, कीट है और पक्षी है, तो उनको खाने वाले जीवों को देखें तो उनको खाने वाले जीव उनसे भी ज्यादा कि कम? कम। कम। तो अगला वाला कम होगा। और टॉप कंज्यूमर लायन, ईगल, इनको देखें तो और कम। और कम। तो पिरामिड कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप। आई बात समझ में? तो वन वाले पारितंत्र में, और तुमने पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला, तो उसमें पिरामिड ऐसा आएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला तो प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा बनाए। यदि तुम मुझे बोलते सर टेम्परेट फॉरेस्ट का बना के बता दो, तो मैं क्या करता, वहां पर उत्पादक जो है वो कम होते, मेनली क्या होते, पेड़ ही होते, घास वगैरह ये सब टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर कम होते हैं। तो क्या होगा, जो बेस है वो नैरो हो जाएगा। ये उसके रिलेटिवली प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा वाइड हो जाएंगे, फिर उससे कम बनेगा। लेकिन ऐसे
तो नीचे कम होना चाहिए, फिर ज्यादा, फिर कम, ये आंसर होना चाहिए। कौन सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में? सी आंसर हो जाएगा जिस बच्चे ने भेजा है। वन पारीतंत्र में पिरामिड जो है वो कैसा आता है? वो स्पिंडल शेप आता है। सर सर ये तो संख्या के आधार पे है, और अगर जैव मात्रा के आधार पर देखते तो सीधा आता ना। तो सीधा आता बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और बोलो सर मैं भी अपना डाउट भेजा हूँ, देख लीजिए तो। अच्छा ठीक है, तो बच्चे निम्न खाद्य जाल में कितनी खाद्य श्रृंखलाएं हैं? अरे ये तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो मींस वो है, मेंटल एबिलिटी का है। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। करो, पादप से स्टार्ट करो। पादप बकरी अजगर 1, पादप बकरी शेर 2, पादप हिरण शेर 3, पादप हिरण अजगर 4, पादप टिड्डा मेंढक 5। 5 दिख रहे बच्चे। क्वेश्चन क्या था इसमें? सर इसको मेरे को समझ में नहीं आया सर, इसको अच्छे से बता दीजिए। अरे बच्चे ये जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर तुमको भाई हमेशा पादप से स्टार्ट करोगे। प्रोड्यूसर तो खा रहा है कौन? इसको खा रहा है बकरी, बकरी को खा रहा है कौन? बकरी को खा रहा है अजगर, या फिर बकरी को खा रहा है शेर, या फिर पादप को खा रहा है हिरण, और हिरण को खा रहा है शेर या फिर अजगर। और क्या है? पादप को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, और मेंढक को खा रहा है कौन? अजगर। बस यही था क्या? गिनो। यस। 1 4 है, 2 3 4 5 बच्चे। 5 से 4 कैसे? मेंटल एबिलिटी है ये। हाँ सर एक छूट गया था। वो कम दिखाई दे रहा था ना एक तो। हाँ चश्मा नहीं लगाई थी ना। ठीक है, तो ऐसे करना था इसको। तो देखना है कि कितने कौन कौन खा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितने चेन बन रहे। 5 बन रहे थे। तो आसान से क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखने की बात है। दिए गए खाद्य जाल में द्वितीयक उपभोक्ता है कौन? है द्वितीयक उपभोक्ता? भाई छिपकली है द्वितीयक उपभोक्ता। उसके अलावा सर पे द्वितीयक उपभोक्ता 3 है और 6 है। 3 और 6 कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। द्वितीयक उपभोक्ता में 3 है, 6 है, और इस वाले एक चेन देखेंगे तो उसके अंदर 8 भी आ जाएगा। सर आंसर में सी दिखा रहा है सर। 3 तो है, तीसरा छिपकली तो है सर। ये मिस्टेक है बच्चे, 3 और 6 होगा, 4 गलती लिखी है सर वही मेरे को भी लग रहा था, लास्ट डी वाली। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। सर हाँ बच्चे। सर आप लास्ट लेक्चर में वो दही वाले एग्जाम्पल बताए थे ना, वो उसको रिपीट करो ना, कि कौन से पोषण स्तर में था, शायद ऐसा पूछे थे क्या? मैंने पूछा था कि एक इंसान जो है वो दही खाता है, तो बताओ वो इंसान कौन से पोषक स्तर पे होगा? सेकंड। सर सेकंड होगा। तब मैंने तुमको बोला था गाय को खाओ या गाय के उत्पाद को खाओ, एक ही बात। सेकंड और थर्ड दोनों नहीं, एक ही आंसर होगा। सर गाय तो उसमें वो आती ना द्वितीय पोषक स्तर में, और द्वितीय पोषक स्तर वाले का मतलब उसका उत्पादन तो तृतीय पोषक स्तर में नहीं आएगा मनुष्य। सर फिर थर्ड होगा क्या? हाँ ठीक होगा भाई। घास आप सेकंड बोले थे। घास T1, गाय T2, और मनुष्य गाय का उत्पाद खाए क्या होगा? T3। मनुष्य T3 पे आएगा, द्वितीय उपभोक्ता। समझ गए? हाँ
हाँ अब उस टाइम T2 बताए थे शायद सर, इसलिए पूछी वापिस नहीं एक बार। नहीं T3 द्वितीयक उपभोक्ता बताया था। उपभोक्ता तो द्वितीय ही होगा, द्वितीय उपभोक्ता ही होगा ना। द्वितीयक उपभोक्ता T3, ठीक है। सर मैंने भी पूछा था एक क्वेश्चन सर चैट बॉक्स में। सर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेगिया बढ़ जाते हैं ना वो। डायबिटीज में IDDM में ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी, दोनों होगा, पॉलीपेप्सिया पॉलीफेजिया। किस नंबर से तुमने भेजा था? सर चैट बॉक्स में होगा। तुम्हारा नंबर बोलो, नंबर स्टार्टिंग की 4 डिजिट बोलो। सर चैट बॉक्स में डालिए बोल रही है वो। इधर डालो, ओके इधर रुको देखते हैं। IDDM में पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया क्यों होता है? अच्छा देखो, डायबिटीज की बात कर रहे हैं अब हम, डायबिटीज की। तो डायबिटीज जो होता है वो क्यों होता है, तो इसके लिए तो मुझे तुम्हें पूरी कहानी बतानी पड़ेगी डायबिटीज की। चलो देखो, IDDM का मतलब है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर हम नॉर्मली देखते हैं कि बीटा सेल जो है वो डैमेज हो गई। बीटा सेल का फंक्शन क्या है, इंसुलिन बनाने का, तो इंसुलिन उसके अंदर नहीं बन रहा है या कम बन रहा है। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे? यस सर। नॉर्मली कम एज में होता है ये, कम एज में दिखने लग जाता है, ठीक है, ऑटोइम्यून टाइप का भी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ेगा, इसलिए बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब होता क्या है, ये इंसुलिन करता क्या है, क्या करता है इंसुलिन बताओ? सेल के ऊपर ना कुछ रिसेप्टर है जिनके थ्रू सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री होती है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर इंसुलिन जो है वो मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर है उनसे अटैच होता है, तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोज की एंट्री करवाता है। कहां पर, सेल के अंदर। कहां से, ब्लड से। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करवाना। तुमने खाना खा लिया, अब खाना खाया तो वो ब्लड के थ्रू पूरा ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी के अंदर पहुंच गया। अब बॉडी के हर एक सेल को कैसे मिलेगा कि वहां पर इंसुलिन काम करेगा, तो सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री होगी और तुम्हारा सेल बोलेगा हाँ अभी पेट भर गया है और तुमको एक अच्छी फीलिंग आएगी खाना खा लिया। बट यदि इंसुलिन नहीं हो तो क्या होगा, ये ग्लूकोज तुम्हारे सेल के अंदर एंटर नहीं होगा। तुम्हारे सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर नहीं होगा तो तुम्हारा सेल क्या बोलेगा, वो भूखा रहेगा। भूख लग रही है। यस सर। ब्रेन को भी ग्लूकोज का खुद रहा है, क्या बोल रहे हैं, ब्रेन की भूख लग रही है, तो फिर क्या करोगे तुम, बार बार खाना खा लो। खाना खा लो, कितना भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, सेल के अंदर तो कमी आ रहा है, क्या हो जाएगा, बार बार खा रहे हो, भूख लग रही है, क्या बोल रहे हो इसको, पॉलीफेजिया। ये लोग एक बात पता पड़ गया। दूसरा बात देखो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, क्या किडनी में फिल्टर होने के लिए किडनी ने बोला भाई ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, ग्लूकोज बाहर निकालो बाहर निकालो, क्योंकि भाई हाई थ्रेशोल्ड तो है, लेकिन किडनी का काम क्या है, कोई चीज जो जरूरत से ज्यादा है उसको बाहर निकालना। तो किडनी जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ से ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्लूकोज यहाँ पर है और यहाँ से बाहर यूरिन के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा बाहर निकलेगा। और ऑस्मोसिस तुमने पढ़ा हुआ है अपने जीवन में, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या वो अपने आप को डाइल्यूट करने के पानी भी खींचता रहेगा साथ में, यानी सिर्फ अकेला ग्लूकोज ही बाहर नहीं निकल रहा है, साथ में क्या हो रहा है, पानी भी बाहर निकल रहा है खूब सारा। यस सर। यानी बार बार पेशेंट को बार बार सुसु लग रहा है, बार बार सुसु लगेगा, पानी निकलेगा बॉडी से, तो क्या फिर प्यास भी लग जाएगी क्या? यस, प्यास भी लग जाएगी बार बार। क्या बोलोगे, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, यस। तो इस तरीके से
से बॉडी जो है उसके अंदर से ग्लूकोज और उसके साथ वाटर बहुत ज्यादा निकल रहा है, यूरिनेशन बार बार हो रहा है, इसलिए प्यास ज्यादा लगती है, और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं पहुंच पाता है इसलिए भूख ज्यादा लगती है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर ये कॉमन सिम्टम देखा जाता है कि जिसको डायबिटीज ज्यादा रहेगा, मतलब शुगर लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो नॉर्मली देखोगे कि क्या होगा, एक तो पतला होता जाता है। क्यों पतला होता जाता है? क्योंकि उसको बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, कमजोर, पतला मतलब कमजोर होता जाएगा। ठीक है, जरूरी है। कई बार मोस्टली तो हम देखते हैं कि जो ओबेस पर्सन होते हैं उनके अंदर डायबिटीज होता है, तो आईडीडीएम बहुत जरूरी है। ओल्डर एज में जो होता है वो एनआईडीडीएम होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, तो डायबिटीज, थैंक यू सर। ऐसा हो जाएगा, समझ गए क्या? यस सर। डायबिटीज पढ़ा दिया हमने। घर में किसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, खाना खा लिया फिर भी मिठाई देखा पगला रहा है, एकदम मिठाई देख करके मिठाई खाने का मन हो रहा है बहुत बेसब्री से। क्यों हो रहा है भाई? ग्लूकोज का अमाउंट कम है। बच्चे बोल रहे सर हमारा तो वैसे भी देख के मन ऐसा होता है, पगलाता है बिल्कुल मिठाई देख के कि जल्दी से खा ले, बहुत सारा खा ले। क्या हमें भी डायबिटीज है? तो ये सिम्टम होते हैं। और इसके अलावा कभी चोट लग गई, घाव वगैरह है, कोई इन्फेक्शन हुआ बॉडी के अंदर, तो वो हील नहीं हो रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। मान लो कहीं चोट लगा, कहीं फोड़े फुंसी हुए और ना वो घाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक खा रहे तो भी ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर शुगर, ब्लड के अंदर शुगर अमाउंट ज्यादा रहता है, डायबिटीज हो। डॉक्टर बनोगे सब समझ जाओगे। चलो आगे सर बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू। हाँ बच्चे, अभी ये डॉक्टर वाली चीज है ना, डॉक्टर वाली चीज है, डॉक्टर वाली चीज से मैं अच्छा समझाएगा। बच्चे बैलिस्टिक गन वाला तो मैंने तुम्हें बता दिया था। किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि बैलिस्टिक गन जो है जीन गोलाबारी किसके लिए उपयुक्त होती है, तो पादप कोशिकाओं का रूपांतरण करने के लिए जरूरी होता है। सेल के अंदर जब हमको डायरेक्टली जीन ट्रांसफर करना होगा तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। सर जो जीन गन वगैरह का यूज करते हैं उसमें रिकॉम्बिनेट डीएनए डालते हैं कि सिर्फ डीएनए को बस डालते हैं, वो समझ नहीं आता। अरे बच्चे नॉर्मल देखो, हमारा काम है डीएनए को ट्रांसफर करना। अब वो डीएनए सेल के अंदर कैसा डालना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम क्या चाहते हो। यदि कोई सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी डालने की जरूरत पड़ सकती है, किसी के अंदर सिर्फ पैसेंजर डीएनए डालने की भी जरूरत पड़ सकती है। एक तो वेक्टर मान लो सपोज प्लाज्मिड के ऊपर अटैच करके डालने की जरूरत हो तो वैसे भी डाल सकते हो, और डायरेक्टली डालना हो तो डायरेक्टली भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर जो जीन गन होता है वो मेनली डायरेक्ट ट्रांसफर वाला एक मैकेनिज्म है। यदि सेल के अंदर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करने मुझे कोई अदर वेक्टर को यूज नहीं करना तो डायरेक्टली इस मेथड से यूज कर सकते हैं। यानी हम नॉर्मली एनिमल और मोस्टली प्लांट के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए जीन गन यूज करते हैं, और वो जीन जब हम डाल देंगे तो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ट्रांसजेनिक हो जाएगी, जीन जो है वो ट्रांसजेनिक हो जाएगी। समझ गए? तो सर रिकॉम्बिनेट वाला ही डालेंगे बोलेंगे ना, जो हमको मतलब चाहिए रहेगा उसको अलग से बना के डालेंगे, तब वो पुनर्योगज का काम करेगा उसमें। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कोई एग्जांपल लो, क्या करना चाहते हो तुम बोलो मुझे। मान लो तुम्हें निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है और तुमने वो डीएनए जो निमेटोड के अंदर था उसका मॉडिफाइड फॉर्म तुमने बना लिया और अब तुम्हें उसे सेल के अंदर डालना है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसे किसी बैक्टीरिया जैसे एग्रोबैक्टीरियम में उसके प्लाज्मिड के साथ ऐड करके डाल दो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला तुमने वेक्टर यूज करके, या तो वैसे डाल दो, वो अंदर जा करके उसे छोड़ देगा। और या फिर दूसरा तरीका है कि तुमने सीधे विदाउट एनी प्लाज्मिड, क्योंकि अब प्लाज्मिड की जरूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्टली जाके काम कर सकता है, तो तुमने क्या किया, उसे डायरेक्टली जीन गन के थ्रू डाल दिया। अब किस टाइप का डीएनए डालना है, यदि रिकॉम्बिनेंट डालना है तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर करो, और नहीं तुमको सिर्फ पैसेंजर डालना है तो सिर्फ पैसेंजर डाल दो। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो तुम क्या बनाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। हाँ सर अब समझ गई। सर मेरा एक बहुत छोटा सा डाउट है, जब बोलो चलो बोलो। जब सर एक कलम किसी आम के पेड़ को कलम करते हैं तो उसका छोटा सा भाग किसी दूसरे उसमें मतलब लगा देते हैं, तो सर उसके जीन में परिवर्तन हो जाता है क्या सर? अरे नहीं बच्चे,
तुम मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना, फिर मैं तुमको बहुत सारा बताने लग जाऊंगा, फिर तुम बोलोगे सर इतना सारा क्यों बता रहे थे, आगे क्यों नहीं पढ़ रहे। देखो कभी तुम अभी इस बार मैं गांव गया, तो गांव में बाजार से ना एक मतलब आम लेके आए पापा, बहुत बढ़िया सा आम, एकदम सुंदर सा, देखने में इतना बढ़िया लग रहा था और खाने में तो और भी बढ़िया लग रहा था, एकदम मजा ही आ गया, इतना अच्छा खाया मैंने। और मैंने देखा पापा ये आम तो बहुत ही टेस्टी है, ये आम तो हम अपने घर में उगाएंगे, ये आम का पेड़ तो हम अपने घर में उगाएंगे, उसका बीज जो है वो मैंने बोला कि पापा इसका बीज यहाँ पे बो देता हूँ और इसको तो यहाँ पर ही उगाऊंगा मैं। पापा ने बोला कि बीज उगाओगे तुम तो वो आम इतना अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला ऐसा क्यों भाई, इसी फल खा रहा हूँ, इसी का बीज उगा रहा हूँ, तो ऐसे ही फलाना चाहिए उसमें। पापा ने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होता, कलमी आम लेके आना पड़ेगा, कलम लेके आनी पड़ेगी। तो मैंने बोला अच्छा ये क्या कंसेप्ट है कलम वाला। तब फिर उसके बाद पापा ने नहीं बोला, मतलब पापा ने तो सिर्फ इतना कंसेप्ट दिया कि ये आम का बीज जो है आप बोओगे तो आपको इतना मीठा आम या इतना सुंदर आम नहीं मिलने वाला, इतना बोल दिया उन्होंने। और उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होता तो सब लोग आम खा करके उगा लेते, हम क्यों बाजार से खरीद के लाते, अपना बागीचा बनाना होता है तो बाजार से 500-500 रुपए में आम का छोटा प्लांट खरीद के लेके आते हैं, ऐसा बोल दिया उन्होंने मुझे। तब फिर मैंने क्या बोला, तब फिर मेरे को समझ में आ गया, सारी पिक्चर समझ में आ गई मेरे को, वही पिक्चर जो वही क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में है उसका आंसर मिलेगा तुम्हें इस एक्सप्लेनेशन में। तो क्या होता है कि वो जो बीज बना है वो बीज तो फर्टिलाइजेशन के बाद में बना है, यानी उस प्लांट के पास वो जीन था, मान लो फीमेल गैमेट के पास है, लेकिन मेल गैमेट तो कोई और जीन लेकर गया है, यानी अब जो सीड के अंदर जीन है वो जीन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है। और तुमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आ जाते हैं। यदि मैं चाहता कि मेरे को बिल्कुल ऐसा ही आम मिले तो मुझे क्या करना चाहिए था, जिस पेड़ पे ये आम उग रहा था उस पेड़ की कोई कलम लेनी थी और उसे कोई नया प्लांट जो उग रहा है या कोई दूसरा प्लांट उसके ऊपर जोड़ देना था। तो क्या होता, तब वो जो ब्रांच जितनी भी ग्रो करती उन सबके पास कौन सी जीन होती, जो आम मैं खा रहा हूँ उस प्लांट की होती है, और उसके ऊपर जितने भी आम आते वो कैसे आते, जैसा मैं खा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आम आते। तो जब आम का एक पर्टिकुलर वैरायटी है और हमें उसका जेनेटिक कंपोजिशन फिक्स रखना है, हम नहीं चाहते कि वो चेंज हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग करके आम इसीलिए उगाते हैं क्योंकि जो जीन जो आम के अंदर जो भी उस आम को टेस्टी बना रहा है या पर्टिकुलर वैरायटी बना रहा है वो चेंज ना हो, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। और यदि हमने उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया, नॉर्मल उगाया, तो जीन सेग्रीगेट हो चुके होंगे, हो सकता है कि जो वैरायटी बने वो उतनी अच्छी ना बने। समझ गए क्या? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ये देखो प्रांजल बोल भी रही है, डाउट क्लास ओवर हो तो तब क्लियर कर लिया करना, बहुत टाइम जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये देखो प्रांजल का बहुत टाइम चला गया। चलो आगे देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, सक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमण। अब ये अनुक्रमण क्या होता है? अनुक्रमण होता है कि मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर एरिया देखा जहां पर मान लो मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके गए, मैंने बोला चलो आज तुमको घुमाने के लिए लेके चलता हूं, और मैं तुमको लेके चला गया घुमाने के लिए मिस्र चला गया, लेके चला गया। और वहां पे एक पिरामिड के ऊपर एकदम जा करके बैठे हैं हम लोग सब, एक पिरामिड के ऊपर पहुंच गए बिल्कुल टिप पे, और वहां पर मैंने तुम सबको बिठा दिया और मैंने बोला देखो दूर दूर तक क्या दिख रहा है, पूरे से चट्टाने दिख रही है, चट्टाने दिख रही है दूर दूर तक, प्लांट्स वगैरह सब तो उग ही नहीं रहे, पूरा ऐसा रेगिस्तान जैसा दिख रहा है हमें। तो मैंने बोला कि क्या, रेत दिख रहा है सर। हाँ रेत दिख रहा है। मैंने बोला क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि आज से हजारों लाखों साल के बाद यहाँ पर तुम बैठे हो यहाँ पे पिरामिड पे, और जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ना जंगल ही जंगल दिख रहा है। क्या तुम ऐसा सोच सकते हो? यस सर। तो आज यदि तुम ऐसा सोच सकते हो तो फिर आज से लाखों साल में क्यों नहीं ऐसा होगा?
अभी क्यों सर अनुक्रमण हो तो जंगल क्यों नहीं बने हुए वहां पे, आखिर क्या कारण है? बोलो। यदि तुम लाखों साल तो हो गए धरती को बने हुए, मिलियंस ऑफ ईयर हो गए, 4.5 बिलियन ईयर, तो फिर अभी तक वहां पे क्यों नहीं ऐसा हुआ? बोलो। सर टेम्परेचर्स वगैरह इम्पोर्टेंट करेगा वहां पर ना। वहां पर आज तक प्लांट वगैरह ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है वहां पे वातावरणीय परिस्थितियां ऐसी थी कि वहां पर पानी नहीं होता होगा, मिट्टी नहीं है, तो क्या कहां से प्लांट उगेगा? नहीं उग रहा है। यानी यदि तुम ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत ज्यादा आशावादी हो और तुम सोचते हो कि हाँ सर हम ऐसा सोच सकते हैं कि आज से हजारों लाखों साल बाद यहाँ पर जंगल हो, तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? उसके लिए क्या होना चाहिए? नमी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। यस सर। यानी वातावरणीय परिस्थितियां यदि फेवर करे तो वो जगह जो आज एक बंजर भूमि के रूप में है, वहां पे आज से हजारों लाखों साल के बाद में वन जो है, फॉरेस्ट जो है वो बन सकता है। एकदम से तो नहीं उग जाएगा कि बड़ा बड़ा सोए एक रात को और अचानक से सुबह उठे तो जंगल ही जंगल दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। कैसे होगा? क्रमिक रूप से कुछ जातियां एक के बाद एक आती रहेंगी और हजारों लाखों साल में जाकर के वहां पर जंगल जैसा बन जाएगा। होगा कि नहीं? तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन। किसी बंजर भूमि पर या नग्न भूमि पर या पानी के अंदर भी हजारों लाखों साल के दौरान क्रमिक रूप से आने वाले कुछ समुदाय जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए, एक दूसरे को हटाते हुए एक स्टेबल कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, एक वन पारितंत्र का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोल देते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल देते हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है? यस सर। हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है कि यह प्रक्रम जिसके अंदर कई समुदाय एक के बाद एक ग्रो करते हैं, हर आगे वाला समुदाय अपने पीछे वाले समुदाय को हटाकर स्थापित हो जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि एक स्टेबल कम्युनिटी जो है वो वहां पर ग्रो नहीं करते हैं, और मोस्टली वो स्टेबल कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट होती है। इसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। यदि इकोलॉजिकल सक्सेशन स्थल पे हो रहा है, स्थलीय भाग पे हो रहा है, यही टेरेस्ट्रियल, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। जमीन पे होता है तो बोलते हैं लिथोस्फीयर, स्थल अनुक्रमण। और यदि जलीय भाग पे होगा तो उसे क्या बोलोगे? यदि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ऐसा सक्सेशन हो रहा है तो उसे बोलोगे हाइड्रोस्फीयर, जल अनुक्रमण। और स्थलीय में भी जब हम देखते हैं कि चट्टान वगैरह का हो रहा है तो उसे बोलते हैं जिराज। लिथोस्फीयर को यदि चट्टानों का अनुक्रमण हो रहा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम जिराज बोल सकते हैं। और जो पानी में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्राज। ये बोलते हैं। अब अनुक्रमण जो है वो किस टाइप का हो सकता है? अनुक्रमण दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा हो सकता है द्वितीयक सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण। क्या अंतर होगा? प्राइमरी सक्सेशन पहली बार जो होता है, क्या होता है पहली बार? बताओ। पहली बार यदि कहीं पे सक्सेशन हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है? यानी आज से पहले बंजर जमीन थी, उसके ऊपर पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी, वो बंजर जमीन थी, वहां पर हमने देखा सबसे पहली बार बारिश की कुछ बूंदें आई, सबसे पहली बार वहां पर कुछ नमी आया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वहां पर कुछ जीव जो है वो ग्रो करना, उगना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा सक्सेशन जहां पहले कभी कोई पादप या जंतु नहीं थे और वहां पर मृदा जो है वो बिल्कुल अनुपस्थित थी, वह उस सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? कोई ऐसी जगह जहां पर पहले से मृदा थी, पहले कोई पादप वगैरह थे, जंतु वगैरह थे, लेकिन किसी कारण से वो नष्ट हो गए। क्या कारण हो सकता है किसी समुदाय के, किसी कम्युनिटी के नष्ट होने का? बाढ़ आना।
भूकंप वगैरह आता है, भूकंप आ जाना, पानी जंगल में आग लग जाना, ठीक है। तो कोरोना वायरस, अकाल पड़ना। हाँ, तो इन सब वनस्पति नष्ट हो गए, वो बंजर हो गया, लेकिन मृदा यदि पहले से उपस्थित थी तो क्या दोबारा से जाति जो है वो वहां पर तेजी से उग सकती है क्या? समुदाय तेजी से उग सकते हैं क्या? यस, उसे बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। पूछेंगे तो तब प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में कौन ज्यादा तेजी से होता है? सेकेंडरी। यस, बिल्कुल सही। फिर प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन एक बार बताइए ना। प्राइमरी सक्सेशन में जो स्थान है वहां पर पहले से कोई वनस्पति या जीव नहीं होते हैं, मृदा भी अनुपस्थित होती है, ऐसी स्थिति में होने वाला सक्सेशन प्राथमिक सक्सेशन होता है। जबकि यदि स्थान पर मृदा उपस्थित है या पहले से जीव जंतु रहते हों तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। प्राइमरी सक्सेशन तेज गति से होता है, सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो तुलनात्मक रूप से काफी धीरे होता है। ठीक है, थैंक यू सर। अब सक्सेशन में क्रमबद्ध रूप से बहुत सारी जातियां आती हैं, सॉरी समुदाय आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिर्फ पादप की बात नहीं होती, पादप जंतु दोनों की बात होती है। पादप होगा तो जंतु जो है पीछे पीछे चल के आ जाएंगे। देखो, तो सबसे पहले आने वाली कम्युनिटी जो है उसे बोलते हैं हम पायोनियर कम्युनिटी। हिंदी में बोलोगे पुरोगामी समुदाय। जो समुदाय इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले आता है उसे हम बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी के बाद जो लाइन से कम्युनिटी आती है उन्हें बोलते हैं सीरल कम्युनिटी। हिंदी में क्या बोलते हो? क्रमक बोल देते हो, क्रमक समुदाय। और सीरल कम्युनिटी के नाम हम रख देते हैं, जैसे पायोनियर के बाद जो आया उसे हमने बोल दिया फर्स्ट सीरल कम्युनिटी, प्रथम क्रमक समुदाय। उसके बाद जो है उसे बोल दिया हमने सेकंड सीरल कम्युनिटी। उसके बाद जो है वो सीधा बोलोगे थर्ड सीरल कम्युनिटी। उसके बाद जो आ रहा है तो फोर्थ सीरल कम्युनिटी बोलोगे। तो ऐसे उसके नाम हम रखेंगे। और जो सबसे लास्ट में आता है, जो स्टाइल होता है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाता है। यहाँ तो क्या चल रहा है, हर नेक्स्ट अपने पहले वाले को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और यदि कोई रिप्लेस नहीं कर पाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय, चरम तक पहुंचे। कोई भी कम्युनिटी 100% स्टेबल नहीं होती। चरम का मतलब ये नहीं है कि अब हमेशा ये रहेगी, वो भी कुछ रीजन से खत्म हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये क्लाइमेक्स जो है वो रहता है वहां पर। क्या हो गया बच्चे? प्रांजल, क्या क्या यहाँ पे पंचायत चल रही है? बच्चे प्रांजल बच्चे, मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है और मानसी तुम जो हो गलत चीजों को गलत तरीके से समझो। यहाँ पर जो भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं ना, एक एक डाउट इंपॉर्टेंट है, और ये डाउट यदि मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो वो तुम्हारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जिसने पूछा उसके लिए। मान लो उस बच्चे ने डायबिटीज के बारे में पूछ लिया, या इस बच्चे ने कलम के बारे में पूछ लिया, तो मैंने जो बातें तुम्हें बताई यहाँ पर वो तुम्हारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें भी डायबिटीज के बारे में ये बात पता होनी चाहिए, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि आम का कलम जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मूवी की बात की है कि चलो कोई पिक्चर देखने गए थे उसकी स्टोरी डिस्कस कर ली, नहीं। हमने एक एक बात जो की वो भले ही वो हमारे करंट टॉपिक से हटके था, लेकिन वो वेस्ट नहीं थी, वो बर्बाद बातें नहीं थी, वो काम की बातें थी। बेटर ये रहेगा कि उसे अलग से डिस्कस किया जाए तो हमारा कंटिन्यूटी रहता है और हमारा चैप्टर जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहता है। तो वो इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा था कि भाई एक साथ डाउट जो है वो डाउट क्लास में पूछ लो, अभी चैप्टर को जल्दी जल्दी आगे बढ़ने दो, ठीक है। बट यदि तुमने कुछ चीजें सुनी है, एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला था कि जो भी तुम पढ़ते हो, यदि तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हो या तुम कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानते हो, उससे तुम्हें ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। ये चीजें तुम्हारे को एग्जाम में जरूर से हेल्प करेंगी, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और उस चीज पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा पूरा फोकस अब यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब तुम इन चीजों को बहुत सीरियसली देखो, ठीक है। चलो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा था। मैं बोल रहा था कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होता है जो लास्ट में आता है और उस कम्युनिटी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। कि चाहे जलीय अनुक्रमण हो चाहे स्थलीय अनुक्रमण हो, दोनों ही केस में
क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो फॉरेस्ट होती है, और फॉरेस्ट के अंदर जो कंडीशन होती है वो म्यूजिक टाइप की होती है, ना बहुत पानी वाला ना बहुत सूखा वाला, एक बीच का जो स्टेज होता है वो वहां पर आ जाता है। तो ये हो गई कौन कौन सी, ये कम्युनिटीज हो गई जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आती है। कौन कौन सी कम्युनिटी, पुरोगामी, पायनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी, फर्स्ट सीरियल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे, और लास्ट में जो आते हैं उसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो फॉरेस्ट होती है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो क्या डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? सर बढ़ती जाएगी। वेरी गुड बच्चे, जो कम्युनिटी का कम होगा डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। कम्युनिटी का जो बायोमास होगा ओवरऑल वो बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। उत्पादकता बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? बढ़ता जाएगा। नेट उत्पादकता बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? सर कम होगी। नेट उत्पादकता का क्या होगा? नेट प्रोडक्टिविटी, नेट कम होगा सर, कम होगा, कम हो जाएगी। ये बात, क्योंकि ज्यादा श्वसन करेंगे उन लोग, सब यूज होते जाएगा तो कम होगा। कि जंगल जितना बड़ा है, अब आज भी देख रहे उतना ही बड़ा, कल भी देख रहे उतना ही बड़ा, परसों भी देख रहे उतना ही बड़ा, 10 साल बाद भी देख रहे लगभग उतना ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि जितना वो उत्पादन कर रहा है उतना ही लगभग वो खर्च भी कर ले रहा है। लेकिन जब पायनियर कम्युनिटी लाइकिन आया था तो लाइकिन धीरे धीरे बढ़ता गया था, यानी स्टार्टिंग में उत्पादकता ज्यादा थी, वाले कम थे, वो ग्रो करते जा रहे थे, बायोमास बनाते जा रहे थे, तो प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो कम होता जाता है, बाकी डाइवर्सिटी और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। समझ गए? अब यहाँ पर ये तो हमने बात की जनरल बातें की, क्या होता है सक्सेशन, क्या होती है कम्युनिटीज। अब हम इसको देखते हैं किसके अकॉर्डिंग। चलो इसके साथ ही लिखते जाएंगे, हम इसके सामने लिखते जाएंगे। स्तरीय पारितंत्र में यदि अनुक्रमण हो रहा है एक पत्थर चट्टान के ऊपर, तो सबसे पहले जो कम्युनिटी वहां पर स्थापित होगी, नमी रहने लगी, वो कौन होगी? लाइकिन होगी। और लाइकिन में भी जो सबसे पहले आते हैं वो होते हैं क्लस्टोग्लाइकिन, और उसके बाद में होते हैं पॉलियोग्लाइकिन। तो लाइकिन जो है वो सबसे पहले उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि तुमने लाइकिन के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके अंदर दोनों कंपोनेंट है जो खाना बना सकते हैं, जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से ऐसी टफ कंडीशन में भी उग सकते हैं जहां पर पहले से मिट्टी नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो सबसे पहले आने वाली कम्युनिटी जो होती है वो होती है क्लस्टोग्लाइकिन, उसके बाद पॉलियोग्लाइकिन, पायनियर कम्युनिटी। जब हम सीरियल कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसके बाद में कौन उगते हैं वहां पर? इसके बाद उगते हैं वहां पर मॉसेस, जो ब्लैक हेड में पढ़ा था, ये मॉसेस जो है उन्हें हम प्रथम सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं, और वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉसेस। फिर मान लो सालों साल मॉसेस उगते रहे, सालों साल क्लस्टोग्लाइकिन उगते रहे, मरते रहे, उगते रहे, मरते रहे, क्या हो एक मिट्टी की परत बन गई, पतली सी इम्प्रिंटेशन हो गई, उसमें मॉस उगने लगे, मॉस भी सालों साल उग रहे, फिर डेड हो रहे, उग रहे, डेड हो रहे, क्या हो जाएगा मृदा की परत और मोटी हो जाएगी, उस मिट्टी के अंदर थोड़ी बहुत नमी जो है वो 2-3 महीने के लिए रहने लग जाएगी, 2-3 महीने के लिए रहने लग जाएगी। तो कौन उग सकते हैं? कुछ टेरिडोफाइटा, कुछ एनुअल हर्ब जो है वो वहां पर उग सकते हैं। फिर यदि मान लो और भी एनुअल हर्ब उगते रहे और मिट्टी और में बनती रही, चट्टानों को भी ब्रेक करते रहे, तो मृदा की मोटी परत बन गई, पानी जो है वो और ज्यादा टाइम तक रहेगा, वो पूरे साल प्लांट को वहां से पानी मिलने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा वहां पर? पेरेनियल हर्ब। फिर इसके बाद में अब पेरेनियल हर्ब्स उगने लग गए साल भर वहां पर, अब क्या होगा, इनसे भी जो ज्यादा सक्सेसफुल कम्युनिटी होगी वो आ जाएगी वहां पर। कौन सी आ जाएगी? श्रब्स। श्रब्स झाड़ियां जो है वो उगने लग जाएगी, और लास्टली क्या जाएगा, ट्री और फॉरेस्ट। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में ऐसे नेक्स्ट कम्युनिटी आती जाएगी, और हमेशा नेक्स्ट कम्युनिटी जो ज्यादा डोमिनेटिंग है, मान लो
एक मान लो पेरिनियल हार्ट डूब रहा है और स्ना डूब रहा है, तो ज्यादा ताकतवर जो है, जो ज्यादा डोमिनेटिंग वे में रह सकता है, वो पहले वाली को रिप्लेस करता जाता है। तो यहाँ पर हर नेक्स्ट कम्युनिटी जब आएगी तो पिछले वाली कम्युनिटी एलिमिनेट होती जाएगी। तो इस तरीके से स्थलीय भाग पर सक्सेशन हो जाता है। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर सुनिए ना सर, एक बार हिंदी में रिपीट कीजिए ना प्लीज सर। देखो, पुरोगामी समुदाय सबसे पहले आने वाला, सबसे पहले कौन आएगा? चट्टान के ऊपर कौन उग सकता है? क्योंकि यहाँ पर चट्टान पर मिट्टी नहीं है, क्या है? सिर्फ यहाँ पर नमी है, पानी है यहाँ। तो मुझे पता है कि लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गी होगा, सॉरी सपोज पहले फंजाई होगी और फंजाई के अंदर एल्गी यदि रहेगी सिम्बायोटिकली, तो ये आपस में मिलकर के क्या अपना जीवन चक्र संपन्न कर सकते हैं कि बिना मिट्टी के? कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसीलिए लाइकेन। फिर लाइकेन ने क्या किया? ऐसे सालों साल उगते रहे, मृत होते रहे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी बनाते रहे। अब क्या हुआ? यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नमी रहने लगी मिट्टी में। तुमने लाइक मॉस के अंदर पढ़ा था कि मॉस जो है वो नम स्थानों पर उगना पसंद करते हैं, यहाँ पर नमी रहने लग गई तो वो मॉस जो है वो उगना स्टार्ट कर देंगे, वो उगने लगे। अब मॉस उगने लग गए तो क्या वो लाइकेन के लिए जगह छोड़ेंगे कि लाइकेन के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। लाइकेन जो है वो टाटा वाला कर गया, पहले वाली कम्युनिटी खत्म, नई कम्युनिटी आ चुकी। अब ये जो मॉस उग रहे हैं, ये मॉस भी क्या होगा? धीरे धीरे मरते जाएंगे, फिर नए मॉस उगेंगे, फिर पुराने मरेंगे, फिर नए उगेंगे। मिट्टी की परत मोटी होती जाएगी, नमी जो है वो मिट्टी के अंदर और ज्यादा रहने लग जाएगी। क्या कुछ शाखीय पात उगने लग जाएंगे? यस सर। जब प्लांट उगने लग जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो मॉस के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, पहले वाले समुदाय एलिमिनेट हो गए, नए समुदाय आ गए। इस तरीके से ग्रेजुअली क्या होगा? मिट्टी का अमाउंट बढ़ता जाएगा, नमी बढ़ती जाएगी। तो एनुअल हर्ब्स के बाद में पेरिनियल हर्ब, फिर श्रब और ट्री, ऐसे एक के बाद आते जाएंगे और अंततः फॉरेस्ट जो है वो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म में उग जाएगा। बोलो बच्चे। सर सबसे ज्यादा टाइम तक के तो टेरिडोफाइटा था ना हमारे अर्थ में, तो टेरिडोफाइटा कौन सी कम्युनिटी में रखेंगे अनुक्रमण के दौरान? तो देखो बच्चे, टेरिडोफाइटा जो है वो एनुअल हर्ब्स की तरह उग सकता है, बट टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो सबसे पहले उगते हैं जब हम बात कर रहे हैं जो कोई जंगल है जहां पर आग लग गई थी, सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन में सबसे पहले टेरिडोफाइट्स वगैरह उगना प्रारंभ करते हैं, वो उसके अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। टेरिडोफाइट जो है वो मॉस के बाद में आएगा। ओके सर, ठीक है। चलो अब ऐसे ही हम जलीय वायुतंत्र की बात करते हैं। जलीय वायुतंत्र एक जगह पे क्या हुआ? एक जगह पर मैंने देखा जमीन पे बहुत बड़ा सा गड्ढा था और जमीन पे गड्ढा था इस तरीके से, और बारिश हुई और एक गड्ढे के अंदर क्या हुआ? पानी, तालाब बन गया। अब तालाब में परिवर्तित हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर एकदम सक्सेशन पड़ रहे हैं तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी किसकी? जरूरत पड़ेगी पायनियर कम्युनिटी। तो पायनियर कम्युनिटी कहाँ से आएगी भाई? वो कोई को लेके आते वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की फॉर्म में, या हवा के द्वारा, या कहीं पानी में बह के, इस तरीके से वो आएगा। मान लो कि ये बच्चे, तुम लोग जो जंगल में घूमने के लिए गए थे इधर उधर, और जंगल में घूमने गए थे, कुछ तालाब में भी घूमने गए थे इधर उधर, थोड़े थोड़े पानी वानी में। फिर तुम वहां से घूमते घूमते पहुंचे यहाँ पर, देखा अरे नया नया तालाब बना है, बहुत ही साफ पानी लग रहा है। तुमने क्या किया? तुमने आओ देखना था, डुबकी लगा दिया यहाँ पर, डुबकी लगा के फिर नहा धो के चले गए। जब तुम डुबकी लगा रहे थे तो तुम्हारे शरीर के ऊपर कुछ एल्गी जो लगे हुए थे, वो एल्गी तुमने यहाँ पर छोड़ दी, फाइटोप्लैंक्टन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जब पानी में होगा तो सबसे पहले आने वाली कम्युनिटी क्या होगी? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आ जाएगी। फिर इसके बाद में क्या हुआ? ये फाइटोप्लैंक्टन जो है वो अपना नंबर प्रोपेगेट करेंगे, लेकिन टाइम टाइम पे मर के नीचे भी बैठते जाएंगे। यानी धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होगा, इसके तले में बैठते जाएगा। क्या बनता जा रहा है? मिट्टी बनती जाएगी, मिट्टी बनती जाएगी। अब यदि लाइट नीचे तक पहुंच रहा है तो फिर क्या होगा? हो सकता है इसके बाद में कुछ ऐसे प्लांट यहाँ पर आ जाए जो नीचे हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से।
तो क्या होगा यहाँ पर रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट जो हम आ गए हैं। सबसे पहले तो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह है। फर्स्ट सीरियल कम्युनिटी क्या है? रूटेड सबमर्ज्ड। रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट है निलंबित। रूटेड सबमर्ज्ड जो निलंबित टाइप के प्लांट है डूबे हुए। इन्होंने क्या किया होगा? फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन भी इवॉल्व की होगी। ऑक्सीजन इवॉल्व की होगी तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ जो है वो फ्री फ्लोटिंग वाले भी प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो रूटेड सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग वाला स्टेज जो है वो आ जाएगा इसके बाद में सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग। सबमर्ज जो है उसके साथ में क्या है? फ्री फ्लोटिंग। मुक्त प्लांट कौन आ गया इसके बाद में? मुक्त प्लावी प्रकार के पादप आ गए। अब मुक्त प्लावी वाले पादप क्या करेंगे बताओ? क्या ये वाष्पोत्सर्जन करेंगे क्या? ट्रांसपिरेशन करेंगे क्या? क्या यहाँ से पानी लॉस होगा क्या? बोलो ना। बोलो। क्या जल का स्तर घटेगा? बोलो ना। कम होगा। सर। और ये मरते रहेंगे तो मर के क्या करेंगे? फिर नीचे इकट्ठे होंगे। क्या होगा? मिट्टी का लेवल बढ़ेगा क्या? यस सर। यस सर। क्या हो रहा है? ये जो रूटेड सबमर्ज थे, रूटेड सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग, जब इन्होंने वाष्पोत्सर्जन किया तो बहुत सारा पानी का लॉस किया और साथ में क्या हुआ? साथ में मिट्टी जो है उसका अमाउंट बढ़ गया। तो ग्रेजुअली क्या हुआ? अब ऐसे प्लांट होने लग जाएंगे तो आधे पानी में हुआ, आधे बाहर ऐसे होने लग जाएंगे क्या? ऐसे प्लांट होने लग जाएंगे क्या? बोलो। हाँ सर। तो क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं हम रीड द फॉर्म स्पेस। हिंदी में क्या बोलते हो? तो हिंदी में देख बता दो। बड़े अजीब से नाम इसके कच्छ सागर नहीं, वो मार्च में। चलो एक बार हिंदी में तुम देख लेना इसका नाम रीड द फॉर्म। अभी भी क्या ये ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस करते रहेंगे क्या? और मरेंगे तो मिट्टी और बनेगी क्या? यस सर। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि दलदल जैसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर, हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया नेक्स्ट मार्च वीडियो स्टेज। मार्च वीडियो स्टेज अब दलदल जैसा बन जाएगी और उस दलदल में जो प्लांट उग सकते हैं वो यहाँ पर उग गए। और इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में फिफ्थ सीजन जो है वो अब पानी का और भी लॉस होगा तो धीरे धीरे मिट्टी जो है वो कैसे होने लग जाएगी? जैसे नॉर्मली होती है वैसी। तो काष्ठीय पादप जो है वो होना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्रब स्टेज आ जाएगा। स्क्रब स्टेज जहाँ पर कुछ काष्ठीय पादप जो है वो उगने लग जाएंगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्लांटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर भी फॉरेस्ट होता है। जलीय अनुक्रमण हो चाहे स्थलीय अनुक्रमण हो, दोनों ही केस में जो प्लांटिंग कम्युनिटी होती है वो कौन सी होती है? वो फॉरेस्ट वाली होती है। क्या बात समझ गए क्या? क्लियर है क्या बातें सबको? तो यस सर। हम जो है वो सीक्वेंस में ध्यान रखते हैं। नीट एग्जाम में यहाँ से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है कि बताओ किसके बाद कौन सी कम्युनिटी आती है, किसके पहले कौन सी कम्युनिटी आती है, सही ऑर्डर क्या है। ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। चलो इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद में अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पोषक चक्र जो है इसे हम और क्या बोलते थे? इसे हम बायोजियोकेमिकल जैव भू रासायनिक बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग बोलते हैं। देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो अर्थ
केमिकल का चक्रण चक्र, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अब क्या होता है, जब प्रकृति के अंदर हमने देखा कि कोई भी जीव उसने एक बार न्यूट्रिएंट अपटेक किया, तो फिर जब वो डेड होगा तब उनमें से क्या होगा, वापस से वो क्या होने लग जाएगा, रीसाइकिल होने लग जाएगा। उस पूरी साइकिल को हम न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट साइकिल का कंसेप्ट क्या है, देखो मैं तुम्हें कंसेप्ट बताऊंगा, अप्लाई तुम कहीं पे भी कर देना, कोई भी साइकिल पढ़ रहे हो तो वहां पे कर लेना। देखो सबसे पहले कि जैव भू रासायनिक चक्र की यदि हम बात करते हैं, तो इस चक्र के अंदर जब तुम कोई साइकिल बनाते हो तो तुम्हारे तुम्हें 3-4 स्टेप जो उनको फॉलो करना है, 3 स्टेप नहीं भी फॉलो करना है। तुम्हें सबसे पहले ढूंढना है एक रिजर्वायर, रिजर्वायर जिसको बोलते हैं संग्राहक। रिजर्वायर क्या होता है, संग्राहक। संग्राहक क्या होता है, संग्राहक में कोई भी जो एलिमेंट जिसका हम न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग पढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा। रिजर्वायर में कोई भी एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा और इनएक्टिव फॉर्म में होगा, निष्क्रिय रूप से पड़ा हुआ होगा, कोई ज्यादा रिएक्शन वगैरह नहीं कर रहा होगा। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। वो रिजर्वायर क्या हो सकता है, वो रिजर्वायर स्थल मंडल हो सकता है, वो रिजर्वायर जल मंडल हो सकता है, वो रिजर्वायर वायुमंडल हो सकता है। लेकिन तुम ध्यान रखना वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पदार्थ होगा। क्या किसी न्यूट्रिएंट साइकिल में रिजर्वायर सिर्फ एक ही हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? जैसे नाइट्रोजन साइकिल है तो नाइट्रोजन का रिजर्वायर क्या होगा, वायुमंडल। जैसे मैं कार्बन साइकिल की बात करूं तो कार्बन चक्र के अंदर रिजर्वायर क्या होगा, मृदा, मतलब जमीन वगैरह। मृदा होगा क्या कार्बन चक्र में, कार्बन का रिजर्वायर? सर वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में होगा, तो वायुमंडल हो सकता है क्या सर? स्थल में ज्यादा होता है ना, लेकिन तो हो सकता है क्या, यस सर। समुद्र भी हो सकता है क्या? हाँ सर। यस सर। तो मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ कि रिजर्वायर एक ही हो जरूरी नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कुछ साइकिल में एक ही होगा, कुछ में एक से ज्यादा रिजर्वायर भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले तुमको क्या करना है, रिजर्वायर ढूंढना। जो तुमने अभी कार्बन का रिजर्वायर ढूंढा, नाइट्रोजन का ढूंढा, ऐसे ही मैं फास्फोरस का रिजर्वायर पूछूंगा, सल्फर का रिजर्वायर पूछूंगा तो तुमको पता होगा। कोशिका में होता है फास्फोरस तो सबसे ज्यादा। कोशिका नहीं, रिजर्वायर एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हो गया। अलाइनमेंट तो कोशिका में तो बहुत सारे एक्टिविटी कर रहा है। सर सेल बेड बोले तो डायरेक्ट। हाँ, तो अब रिजर्वायर ढूंढा, अब रिजर्वायर से तुमको करवाना है निवेश। कहाँ निवेश करोगे, इसको निवेश करवाना। अब कोई जीव जो है वो इन रसायनों को 2 जगह से ले सकता है, या तो जमीन में से ले सकता है या डायरेक्टली वायुमंडल से ले सकता है। कुछ चीजें वायुमंडल से आ जाती है, O2 CO2 वगैरह, ठीक है, या फिर अदर जो मिनरल एलिमेंट है वो जमीन से आते हैं। तो इनपुट करवाया तुमने कहाँ पर, सॉइल के अंदर या फिर डायरेक्टली जीव के अंदर। मान लो कॉमनली हम देख रहे हैं मृदा के अंदर है, न्यूट्रिएंट मिनरल की बात करें तो अब मृदा में से कौन लेगा, बोलो? प्लांट। फिर पादप से कौन ले लेगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होंगे एनिमल्स वगैरह वो ले लेंगे। और ये प्लांट और एनिमल डेडली होते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल्स होंगे, यानी क्या हुआ, सॉइल से एनिमल, सॉइल से प्लांट, प्लांट से एनिमल। और टाइम के लिए हम क्या देखते हैं कि एनिमल और प्लांट जो है वो डेड होते रहते हैं। टाइम में एनिमल और प्लांट जो वो डेड होते रहते हैं, और डेड होंगे तो फिर किसके पास हो जाएगा, अपघटक के पास। डिकम्पोजर खुद तो वो थोड़ा सा ही रहता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। वापस से कहाँ डाल देता है, या तो सॉइल में और या फिर रिजर्वायर में। करता है कि नहीं करता है? तो सॉइल में आना तो साइकिल चलती रहेगी, और यदि वो रिजर्वायर में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट। यानी क्या क्या चीजें होंगी, रिजर्वायर ढूंढ लोगे, इनपुट करवा के सॉइल में ला दोगे, सर रुक गया, फिर इंटरनल साइकिल करवा दोगे। हाँ रुक गए, अटक गए। क्या क्या हुआ समझ गए क्या? सबसे पहले रिजर्वायर ढूंढना है,
रिजर्वायर ढूंढ के फिर इनपुट करवाना है, इनपुट करवा के सॉइल में आ जाएगा, फिर चक्रण चलाना है, आंतरिक चक्रण यानी पाद ऑफ डेप्थ वाला चक्र चलेगा, फिर मरेंगे, फिर वापस से सॉइल में आ जाएगा, तो बार बार ये चक्कर चलता रहेगा और कुछ अमाउंट जो है वो आउटपुट ढूंढता रहेगा। बस यही कंसेप्ट तुम्हें अप्लाई कर देना है, जो भी साइकिल पढ़ रहे हो सब हो जाएगा। कौन सी साइकिल बता दूं? फॉस्फोरस का बता दो ना। फॉस्फोरस का बता दो, वो वाला कार्बन बन जाता है फिर। फॉस्फोरस साइकिल के लिए, अब फॉस्फोरस साइकिल किस टाइप का है? सेडिमेंट्री साइकिल है। तुमने पढ़ा होगा कि साइकिल दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? गैसियस साइकिल, एक सेडिमेंट्री साइकिल। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल क्या है? गैसियस। फॉस्फोरस सल्फर जो है हम सेडिमेंट्री साइकिल में। फॉस्फोरस का रिजर्वायर क्या है? चट्टान। समुद्र के तले में जो चट्टान है वो, ठीक है, वहां पर बहुत सारा फॉस्फोरस होता है जिसको बह के चला जाता है, वहां पे इकट्ठा होता है। कुछ जो है वो सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, एंड सॉइल ये होगा तुम्हारा रिजर्वायर। सबसे पहले रिजर्वायर ढूंढ लिया तुमने। अब क्या करोगे? इनपुट क्या होगा? विदरिंग प्रोसेस होगी, विदरिंग, चट्टानों का टूटना, चट्टानों का टूटना, चट्टान टूटेंगे क्या हो जाएगा? ये फॉस्फोरस बाहर आ गया। कहां पर आ गया? सॉइल के अंदर आ गया, या फिर यदि पानी के अंदर है तो फाइटोप्लैंक्टन के अंदर आ गया, यानी कहां पर आ गया? हम लोग प्लांट के अंदर। पहला आया सॉइल में, सॉइल में है कि वैसे वहां से प्लांट में ले गए, फिर प्लांट से एनिमल, प्लांट और एनिमल डेड हो गए, क्या हो जाएगा? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन वो वापस से कहां पर आ गया? सॉइल के अंदर। कुछ अमाउंट जो है वो वापस से पैकेट का चला गया पौधों के पानी। यही तो बना दिया मैंने, कुछ किया ही मैंने। तो कोई भी न्यूट्रिएंट साइकिल तुमको ऐसे ही करनी। अब जब तुम्हें डिटेल में जाना होगा तब तुम डिटेल में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? कि जैसे मान लो मैं समुद्र में ही चक्कर चला रहा हूं, तो समुद्र में मैंने बोला भाई समुद्री रॉक जो है वो टूटी, फॉस्फोरस बाहर निकला। फॉस्फोरस बाहर निकला तो उसे कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स ने खाया, फिर ज़ूप्लैंक्टन्स ने खाया, फिर छोटी मछली ने खाया, फिर बड़ी मछली ने खाया, कुछ मछलियों को बर्ड ने खाया, बर्ड खुद वहां से उठ के जमीन पे आया, जमीन में आया तो गुआनो जो है उसका वेस्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट, उसमें फॉस्फोरस निकाला, तो कुछ फॉस्फोरस जो है वो समुद्र से कहां पर आ गया? जमीन पर आ गया। फिर क्या होगा? यही फॉस्फोरस जमीन पे जो आया वो सॉइल के अंदर, मिट्टी से, प्लांट के अंदर, प्लांट से एनिमल और ऐसे, तो जब वो डेड होंगे तो पानी में बह के वापस से कहां चला जाएगा? समुद्र में। तो इस तरीके से हम कुछ स्टेप्स ऐड कर सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा। समझ गए क्या? बात ये हो सर चैप्टर खत्म हो गया ना? हाँ खत्म हो गया बच्चे। तो सर एक बार खनिजीकरण और एक और था ना, क्या बोलते हैं, ह्यूमिनिफिकेशन का, एक बार बता दो ना, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, बता देता हूँ, पहले ये एक बार और देख लो। ऐसे तुमको कार्बन साइकिल पढ़नी है। कार्बन साइकिल के अंदर ओशियन जो है उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट, अराउंड 70% CO2 डिसॉल्व फॉर्म होती है, एटमॉस्फेयर में 0.03%, और जमीन के अंदर जो खनिज है वो, तो 3 रिजर्वायर तुम ढूंढोगे, इनपुट करवाओगे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जमीन पे, और फाइटोप्लैंक्टन के अंदर पानी में एनिमल इंटरनल साइक्लिंग करोगे, श्वसन भी करेगा तो CO2 निकलेगा, और डिकम्पोजिशन के बाद में भी CO2 निकलेगा। खनिज जो उसको बाहर निकालोगे, जलाओगे तो CO2 के रूप में बाहर आएगा एटमॉस्फेयर में, फिर से प्लांट के थ्रू आ जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो तुम रीड करोगे, ये बहुत आसान सा है, एक बार रीड करना एनसीईआरटी में। मैंने तुमको प्रोसेस का कंसेप्ट बता दिया और कैसे होता है वो भी बता दिया, अब ये तुमको आगे रीड करना है। ये बच्चे बोलिए ह्यूमिडिफिकेशन और मिनरलाइजेशन वाली प्रोसेस है, उससे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस हुई, बात करो लीफ का एग्जांपल लेके मैंने स्टार्ट किया था। लीफ है, फ्रेगमेंटेशन हुआ, किसने फ्रेगमेंटेशन किया? बैक्टीरियोल्स ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा?
तरीके से करने के ऊपर आया क्या डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर ने क्या किया, डिकम्पोजर ने जो लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। यानी अब ये जो लीफ थी उसकी जगह पर हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल के अंदर जो मिनरल्स थे क्या वो भी फ्री हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, हो चुके। तो इस तरीके से जो पदार्थ है उसका अपघटित होकर के एक अमोर्फस ब्लैक डार्क कलर के पदार्थ में परिवर्तित हो जाना, जिनमें काफी सारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन। आई बात समझ में, पदार्थों के अपघटन से बनने वाला गहरे काले रंग का अमोर्फस पदार्थ जिसको देखकर हम ये बता सकते हैं किससे बना हुआ है, और उसके अंदर काफी सारे कार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ है और इसका पीएच मोस्टली अम्लीय होता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और इसके बनने की प्रक्रिया को ही ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। समझ गए क्या ह्यूमस निर्माण बोलते हैं, समझ गए क्या बच्चे? इस हाँ इतनी बात समझा ले। अब इस ह्यूमस के ऊपर बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत कम होती है, रेजिस्टेंट होता है, लेकिन फिर भी जब इसके ऊपर बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा मिनरलाइजेशन। और इस मिनरलाइजेशन में क्या हो जाएगा, यदि कोई नाइट्रोजन था तो अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा, यदि कोई कार्बन था तो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, यदि कोई हाइड्रोजन सल्फर था तो सल्फर गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ऐसे अलग अलग सरल अकार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, H2O बन जाएगा और क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोल दोगे, मिनरलाइजेशन बोल दोगे। तो ह्यूमिफिकेशन में तो क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है, इसमें काफी सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और देखो पूरी तरीके से अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मिनरलाइजेशन बोल देंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बातें सबको? इसके बाद में एनसीईआरटी जब पढ़ रहे होगे तो उसमें एक इकोसिस्टम सर्विसेज करके टॉपिक भी आएगा कि रॉबर्ट कोस्टांजा जो है उन्होंने देखा कि जो इकोसिस्टम हमें फ्री में दे रहा है वो एक्चुअल में फ्री नहीं है। जैसे मान लो मैं जो इकोसिस्टम ने हमको कुछ चीजें दी उसका यदि मैं रेट एस्टिमेशन करूं, तुम अपने जीवन भर में कितना ऑक्सीजन लेते हो, तुम अपने जीवन भर में कितना ऑक्सीजन लेते हो, तुम अपने जीवन भर में पादपों से कितना खाना खाते हो, सूरज भगवान ने तुम्हें कितनी एनर्जी दी है, ठीक है। यदि हम इन चीजों का हिसाब लगाने लग जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। तो रॉबर्ट कोस्टांजा जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिसाब लगाया कि जो नेचर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इस सर्विस का कीमत क्या है, तो लगभग 33 ट्रिलियन US डॉलर जो है उसका खर्चा यहाँ पर आता है, जो कि GNP जो है 18 US डॉलर उसके लगभग 3 टाइम्स का। ठीक है, तो इतना सर। हाँ सर ह्यूमस क्या बोलते हैं, जो ह्यूमस है वो अक्रिस्टली होता है और कोलाइड होता है, तो उसका मतलब बेनिफिट क्या होगा ऐसा होने का? इसका बेनिफिट यही होगा कि पानी आसानी से उसमें से पास करेगा और जो भी मिनरल है उनकी लीचिंग होगी आसानी से। सर एनसीईआरटी का लाइन पढ़ू क्या, समझ नहीं आता मेरे को, मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ तो हाँ बोलो। लिखा है पर स्वभाव में कोलाइड होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा खंडित होता है और खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न करते उन्हें मुक्त करता है। यही तो पता है बच्चे, क्यों समझ नहीं आया तुमको? यही तो बोल रहा हूँ कि ह्यूमस के अंदर बहुत सारा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है, तो बहुत सारे पदार्थों का संकलन कर लिया इसने, और आगे जब मिनरलाइजेशन होगा तो बैक्टीरिया इसको पूरी तरीके से ब्रेक करके अकार्बनिक पदार्थ बना देंगे, बन गया ना अकार्बनिक पदार्थ, उसको हम मिनरलाइजेशन बोल रहे हैं। यही तो बता रहा हूँ भाई, इसका ब्रेक कर दिया और क्या बन गया, ये पूरा का पूरा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का भंडार बन गया, जो कि कोलोइडल है, अमोर्फस है, अक्रिस्टलीय है, और इसके अंदर क्या बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है। जब इसके अंदर आगे ब्रेक डाउन होगा तो क्या बन जाएगा, मिनरलाइजेशन हो जाएगा। समझ गए क्या? जितना भी ऑर्गेनिक मेटेरियल है वो CO2 H2O बन जाएगा, नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में निकल जाएगी। ठीक है सर? हाँ बच्चे। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर आई एम रियली सॉरी, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी एक्चुअली।
नहीं बच्चे तुम देखो, तुमने गलत नहीं बोला, मैं तुमको इसलिए तुमको कुछ डाटा नहीं, एक्चुअल में क्या है, बाद में तुम उसी मैटर पे चैट कर रहे थे ना, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई अब तुम ध्यान इधर पढ़ने में दो। नो सर, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे सर, कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। चलो सर सुनिए ना मेरी बात। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। थ्योरेटिकल चैप्टर है, एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठना। कल एनसीईआरटी की बुक सर ये वाला चैप्टर भी आ रहा है क्या? हाँ बच्चे, सर ये वाला चैप्टर भी आ रहा है टेस्ट में? चैप्टर नहीं, नहीं आ रहा ना? नहीं ये नहीं आएगा। ओके हाँ नहीं चलो गुड नाइट सर, टाटा। ओके बच्चे, बाय बाय। सो जाना। ओके बच्चे, बाय बाय। बाय।